साल 1932। तारापुर, मुंगेर। क्रांतिकारियों ने यहां थाने पर तिरंगा फहराने का प्लान बनाया। प्लान लीक हो गया। ब्रिटिश पुलिस तैयार थी। आम लोग भी इकट्ठा होने लगे। क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों की गोलियों की बारिश होने लगी। स्थानीय लोगों ने भी जवाब में पुलिस पर पथराव किया। ताबड़तोड़ गोलियां चलती रही। कहते हैं उस दिन 300 से ज्यादा लोग शहीद हुए। एक के बाद एक क्रांतिकारी गोलियों का शिकार हो रहे थे। जो जिंदा थे वो तिरंगे के साथ बढ़ते गए और आखिरकार तिरंगे को थाने पर फहरा ही दिया। जिस तिरंगे के लिए आजादी से पहले असंख्य भारतवासियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, जिस तिरंगे को आंखों में चमक लिए एक आम हिंदुस्तानी बड़े फख्र से फहराता है। क्या आपको पता है एक आम हिंदुस्तानी को तिरंगा फहराने का ये अधिकार कब और कैसे मिला? चलिए आपको भी उसी सफर पर लिए चलते हैं। मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए और मैं 20 वर्ष का था। उसमें पहली बार मुझे ये मौका मिला कि कभी मैंने भारत के झंडे को अपने हाथों में लिया हो। हमेशा मैंने देखा था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि झंडे को हाथ में लेने का। तो जब मैंने झंडे को हाथ में लिया तो जिस खुशी का, जिस प्रेरणा का एहसास मुझे हुआ, मतलब उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ लेकिन हर व्यक्ति उसको अनुभव कर सकता है। तो मुझे बहुत खुशी भी मिलती थी जब भी मैं झंडे को देखता। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति भी होती थी। और लोग बाग जब आते हैं झंडे के बारे में पूछते तो मैं उन्हें बहुत गर्व से अपने देश के बारे में, झंडे के बारे में उनको बताता। साल 1992। अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट ओपी जिंदल के बेटे युवा नवीन जिंदल वापस भारत लौटे। वो तब के मध्य प्रदेश की रायगढ़ फैक्ट्री में कामकाज की बारीकियों को करीब से सीख रहे थे। साल 1993। 26 जनवरी को पूरे देश के साथ साथ इस फैक्ट्री में भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन धूमधाम से हुई। हमारे देश का तिरंगा और रायगढ़ साथ साथ चलेंगे। हालांकि अगले दिन कुछ अजीब हुआ। 26 जनवरी को हमने झंडा फहराया और बहुत खुशी हुई। और अगले दिन जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैं देखा कि सिर्फ डंडा है और झंडा गायब है। तो मुझे देख के बहुत अजीब लगा। और कोई भी जो है अगर फ्लैग पोल है अब बिना झंडे के तो बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो मैंने कहा कि वो झंडा क्यों उतार दिया, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो बोले जी झंडा हम हर रोज़ नहीं दर्शा सकते, सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य ही कुछ दिनों पर लगा सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अजीब से लगी कि अमेरिका के अंदर तो मैं हर रोज़ भारत के झंडे को दर्शा रहा था और अपने ही देश के अंदर सम्मानपूर्वक ढंग से मैं हर रोज़ हम झंडे को नहीं दर्शा सकते। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, हमें जो है हर रोज़ सम्मानपूर्वक ढंग से झंडे को हमें दर्शाना चाहिए, फहराना चाहिए। इससे उन्होंने तय किया कि फैक्ट्री पर पूरे रिस्पेक्ट के साथ हर रोज तिरंगा शान से फहराया जाएगा। कई अधिकारियों और पत्रकारों ने समय समय पर इस बारे में नवीन को सचेत किया कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भारत को दिल में बसाए नवीन ने तय किया कि तिरंगे को शान से फहराते रहेंगे। अगले साल 6 सितंबर को बिलासपुर के कमिश्नर ने तत्कालीन एसपी को खुद अपनी देखरेख में तिरंगे को वहां से उतरवाने का आदेश दिया। नवीन तब दिल्ली में थे। जब उन्होंने मुझे बताया, उस समय मैं करीब 24 साल का था और मुझे
मुझे रोना आ गया कि भाई मैं अपने देश वापस आया, मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए, अगर यहाँ देश का मैं झंडा भी नहीं फहरा सकता तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा। तिरंगा फहराने के अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कानूनी लड़ाई से पहले नवीन ने संविधान और भारत के फ्लैग कोड को ठीक से पढ़ा। तो फिर जो है मैंने इस पे अध्ययन करना शुरू किया कि इसके बारे में कानून क्या है। मैं बहुत से कानूनी जो विशेषज्ञ हैं, बहुत से अधिक जो बड़े बड़े वकील हैं, उनसे जाके मैं मिला। तो मुझे ये बात स्पष्ट हो गई कि इसके बारे में कानून जो है, कानून केवल एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। वो कहता है कि आप झंडे का, आप इसका अनादर नहीं कर सकते, इसका अपमान नहीं कर सकते। और झंडे का अपमान क्या है कि अगर आप झंडे के बारे में अपशब्द कहें, उसको पाँव तले रौंदें, उसके ऊपर कालख पोतें, उसको हम आग लगाएं, तो ये झंडे का अपमान है। लेकिन उसको अगर हम सम्मानपूर्वक ढंग से फहराते हैं तो इसमें तो झंडे का सम्मान है। उसके लिए जो है एक झंडा संहिता, यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो ही कहती है कि कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, किस दिन लगाएं, किस दिन ना लगाएं। वो केवल सरकारी निर्देश है, वो कोई कानून नहीं है। नवीन ने मामले की बारीकी को समझा। 3 अक्टूबर को गृह मंत्रालय और बिलासपुर कमिश्नर दोनों को खत लिखा। पूछा किस कानून के आधार पर उनको तिरंगा फहराने से रोका जा रहा है। आज़ादी से पहले हम जो है, आज से हज़ारों साल के इतिहास की भी बात करें अगर, तो झंडा हमेशा राजाओं का रहा। उसके बाद मुग़लों का राज रहा, वो भी राजा थे। उसके बाद अंग्रेज़ों का राज रहा, वो भी मोनार्की थे, राजा थे। झंडा हमेशा राजाओं का रहा। और जब हम अपने आप को हमने आज़ाद किया 1947 के अंदर, फिर अपने आप को 1950 में अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया, लेकिन जो झंडा है वो झंडा सरकारी झंडा बन करके रह गया। देश की बात थी, देशवासियों के हक की बात थी। नवीन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के सबसे बेहतरीन वकीलों को साथ लेकर कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। 2 फरवरी 1995 को दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। अदालत से गुजारिश की गई कि हर भारतीय के लिए तिरंगा फहराने का अधिकार दिया जाए। जस्टिस वाधवा ने 6 महीने में ये जजमेंट दी कि झंडा फहराना जो है हमारा अधिकार है और हम इसको जो है सरकारी निर्देशों के बुनियाद पर हमारे इस संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती। तो मुझे बहुत खुशी हुई और ये 1995 में, सितंबर 1995 के अंदर ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की आ गई थी। पूरे देश में जश्न सा माहौल था और रातों रात नवीन सबके लाडले हो गए। हर कोई तिरंगे के सिपाही से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था और नवीन को सम्मानित करने को बेताब था। हालांकि सरकार की सोच कुछ और थी। ये खुशी की लहर पूरे देश में दौड़ ही रही थी कि भारत सरकार ने इस जजमेंट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर रोक लगा दी। हालांकि अपने वकील शांति भूषण के कहने पर उन्होंने तिरंगा फहराना जारी रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, झंडे को आप अभी भी फहरा सकते हो, मैं आपको लीगल ओपिनियन दे दूंगा मैं आपको इसके लिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पर रोक लगाई है। रोक लगाने का मतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट अब नहीं है, लेकिन फिर भी कानून फिर भी यही है कि आप झंडे का अपमान नहीं कर सकते। झंडे को सम्मानपूर्वक ढंग से फहराने के लिए तो सिर्फ झंडा संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ही आपको रोक रही है। और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो केवल सरकारी निर्देश है और सरकारी निर्देशों की बुनियाद पर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने नवीन के हौसले को कई गुना बढ़ा दिया। रायगढ़ फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आकर नवीन से कहा कि फैक्ट्री में शान से लहराता तिरंगा उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उस दिन नवीन ने उन कर्मचारियों से और खुद से भी एक वादा किया कि वो एक आम आदमी के तिरंगा फहराने के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। तो लोगों ने ये कहा कि अगर हम सरकार के खिलाफ केस करेंगे तो आज भी हमारे कोई काम नहीं होते जल्दी से सरकार के अंदर, और अगर हम केस कर देंगे तो बिल्कुल ही काम हमारे नहीं होंगे। लेकिन फिर मैंने अपने पिताजी श्री ओपी जिंदल, उनसे मैंने प्रेरणा ली। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए और वो हमेशा ये कहते थे कि
बहादुर जीवन में एक बार मरता है और कायर जीवन में कई बार मरता है। भारत सरकार ने तिरंगा फहराने के लिए नवीन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी किया। कलेक्टर रायगढ़ ने और एसपी रायगढ़ ने इसमें मेरी शिकायत कर दी। उसमें एसपी ने रिपोर्ट लगाई, मुझे वो शब्द अभी भी मुझे याद हैं। एसपी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। मामला पहुंचा जस्टिस वीएन खरे और जस्टिस एसएन वरियावा की बेंच के पास। सुनवाई के दौरान कोर्ट को लगा कि नागरिकों को अपने देश का झंडा फहराने से रोकना सही बात नहीं है और कोई देशभक्ति से प्रेरित होकर तिरंगा फहराता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अदालत के कड़े रुख को देखकर भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2000 को एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया। तत्कालीन गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर पीडी शिनॉय उसके अध्यक्ष बनाए गए। इस कमेटी के सामने सवाल था कि नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। नवीन ने इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। फिर जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अगर आपको झंडा फहराने का मौका मिलेगा तो क्या आप उसको दर्शाना चाहोगे? तो उसमें से काफ़ी मेंबर्स ने कहा कि हाँ, हम लगाना चाहेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप झंडे का अपमान करेंगे? तो बोले नहीं, हम क्यों झंडे का अपमान करेंगे। तो मैंने कहा जब आप झंडा फहराना चाहते हैं, क्या आज आपको इजाज़त है झंडा फहराने की? बोले नहीं। तो मैंने कहा आप झंडा फहराना चाहते हैं, आप इतने बड़े बड़े अफसर हैं आप, और आप झंडे का अपमान भी नहीं करोगे, लेकिन आपको इस झंडे फहराने की आज इजाज़त नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोगों को और हम सबको इसकी इजाज़त होनी चाहिए कि हम झंडे को फहरा सकें। तो मैं समझता हूँ उनको ये बात फिर समझ में आई। आखिरकार 12 अप्रैल 2001 को कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दी, जिसमें आम लोगों को भी हर रोज सम्मान के साथ तिरंगा फहराने का अधिकार देने की अनुशंसा की गई। उधर केंद्र सरकार ने भी आखिरकार डॉक्टर शिनॉय कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए फ्लैग कोड में अमेंडमेंट्स किए। लगभग एक दशक के संघर्ष करने के बाद आखिरकार सरकार ने 15 जनवरी 2002 को फैसला किया। 26 जनवरी 2002 से आम लोगों को सम्मान के साथ कभी भी तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया। तो मुझे बहुत खुशी थी इस बात की कि आखिर अब सरकार ने माना कि लोगों को, भारतीय नागरिकों को ये हक होना चाहिए कि वो अपना झंडे को हर रोज़ दर्शा सकें। और फिर जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट से केस को विड्रॉ करना चाहती थी, तो हमने उसके ऊपर आपत्ति करी। आप सरकार विड्रॉ करना चाहती, पहले सरकारी निर्देशों के बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि आप झंडा नहीं फहरा सकते। अब नए सरकारी निर्देश जारी कर सरकार कह रही है कि आप झंडा दर्शा सकते हो, लेकिन इसके पीछे कानून क्या है, ये हक हमें कहाँ से मिला, क्या ये संविधानिक है? तो कोर्ट जो है ये बताए कि ये हक हमें कहाँ से मिलता है। कहते हैं नियत साफ हो और विश्वास सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। आखिरकार सर्वोच्च अदालत ने 23 जनवरी 2004 को मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस खरे ने, जो कि उस समय जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि हमारा संविधानिक हमारा अधिकार है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने संविधान से हमें ये हक मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसलिए जो है ये इस मायने में ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है। मैं समझता हूँ कि जिसका कि बहुत दूरगामी इसका असर हमें देखने को मिला। नवीन जिंदल ने लंबे संघर्ष के बाद कानूनी लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अभी एक लंबा सफर बाकी था। उन्हें तिरंगे से जुड़ी हर बात, हर भावना, हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचानी थी। इस काम में नवीन जिंदल की पत्नी श्रीमती शालू जिंदल ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जब तक आदमी अपने अगर घर में अगर मजबूत नहीं होगा तो बाहर की वो जंग क्या लड़ेगा। और मेरी पत्नी शालू का भी हमेशा हर चीज़ के अंदर बहुत मुझे समर्थन मिला। जो भी आइडियाज़, जो भी चीज़ें होती है, आदमी अपनी वाइफ से डिस्कस करता है, बहुत से जो है अच्छे आइडियाज़ दिए। जब केसेस आते थे उसका भी मुझे बहुत समर्थन मिलता था। तो और जब झंडा जीतने के बाद, ये केस जीतने के बाद,
उसने जो है फ्लैग, हमने एक फ्लैग फाउंडेशन का गठन किया। तो फ्लैग फाउंडेशन बनाने का आइडिया भी ये शालू का आइडिया था। साल 2004 में ही नवीन जिंदल 4वीं लोकसभा के सांसद बने। शायद तिरंगे के लिए कई और लड़ाइयाँ, संघर्ष और प्रयास नवीन का इंतजार कर रहे थे। उसमें स्पीकर थे श्री सोमनाथ चैटर्जी, तो मैं उनको मिलने के लिए गया। तो उन्होंने बोला कि आप जो, उन्होंने कहा कि नवीन, जो तुम्हें झंडा दर्शाते हो, अपने लेपल पिन पहनते हो जैकेट के ऊपर, ये अलाउड नहीं है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा सर ये अलाउड क्यों नहीं है? तो उन्होंने मुझे रूल बुक दिखाई कि रूल बुक में लिखा था कि आप किसी भी तरह के कोई बैज को आप संसद में नहीं पहन सकते। मैंने कहा जी ये तो कोई बैज नहीं है, ये तो हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो आपको रूल्स कमेटी को लिखना पड़ेगा। तो फिर मैंने दोबारा से उसके बारे में लिखा और फिर रूल्स कमेटी को मैंने लिखा। तो उसमें लगभग मैं समझता हूँ 3-4 साल, 4 साल उसके अंदर लग गए। और 4 साल के बाद जो है फिर ये अनुमति मिली कि पार्लियामेंट के अंदर हम जो है राष्ट्रीय ध्वज का बैज जो है लेपल पिन, इसको हम पहन सकते हैं। First man on the planet to reach 200 and it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. इस दोष को तो हर कोई जानता है, इस नाम से पूरी दुनिया परिचित है। क्रिकेट के दीवाने इनको इस खेल का भगवान तक कह देते हैं। लेकिन जब देश के इस हीरो ने अपने हेलमेट पर तिरंगा लगाया तो विवाद खड़ा हो गया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि भारत सरकार ने 2005 में बीसीसीआई को निर्देश जारी किया। कहा गया कि तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कि जब सचिन तेंदुलकर अपने हेलमेट के ऊपर उन्होंने जो है भारत का झंडा बनाया हुआ था, उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी उसमें इशू उठा। और वो इशू उठना सही था, वो इसलिए था क्योंकि वो कानूनन उल्लंघन था, लेकिन वो कानूनी गलत था। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, गृह मंत्रालय हो या भारत सरकार, हर जगह नवीन जिंदल ने इन खिलाड़ियों के पक्ष में अपनी बात रखी। उसके बाद जो है मैं होम कमेटी का मेंबर था, वहाँ पे टेकअप किया, सबकी उसमें सपोर्ट मिली और दोनों सदनों ने इसको पास किया यूनानिमसली। तो अब जो है अब हम गर्व से पहन सकते हैं। आखिरकार 2005 की 20 दिसंबर को सरकार ने कुछ संशोधन करके तिरंगे को कमर से ऊपर कॉस्ट्यूम का हिस्सा बनाने की अनुमति दे दी। अनुमति तो मिल गई, लेकिन कम ही लोगों को ये पता है कि अगर तिरंगा फट जाए या फहराने लायक ना रह जाए तो उसका क्या करना है। जब भी कोई झंडा इस तरह से हो जो इस्तेमाल के लायक ना हो और उसे नष्ट करना हो, तो उसे, मेरे हर वर्ड पे ध्यान दीजिए, उसे एकांत में जला के या किसी अन्य सम्मानित ढंग से पूर्णतया नष्ट कर दे। एक लाइन में अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि ऐसी चीजों का फोटो या वीडियो कोई ना बनाए। जिस तरह किसी शरीर में दिल धड़कता है, वैसे ही हर हिंदुस्तानी की धड़कन है तिरंगा। हिमालय की चोटियों पर जब तिरंगा लहराते जवानों को देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? विश्व कप जीतने के बाद तिरंगा लपेटकर मास्टर ब्लास्टर का विजुअल अब भी कहीं दिख जाता है तो आपकी धड़कनों में रोमांच भर जाता है। जब कोई बच्चा किसी पार्क में अपने तिरंगे को शान से लहराता देखता है तो क्या आपको महसूस नहीं होता कि वो राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित हो रहा है? तिरंगा हमारी आन बान शान है। हिंदुस्तान के लोग तिरंगे से जुड़े नियम कानून को जाने समझें और तिरंगे में निहित संदेश पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं। तिरंगे से जुड़े संघर्ष को हर देशवासी को जानना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को सब कुछ मालूम हो। वो संघर्ष भी, बलिदान भी, देशभक्ति और तिरंगे की आन बान शान भी। तो देखिए जी, अभी हम यही चाहते हैं कि जगह जगह जो है लोग देश के झंडों को दर्शाएं, उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें।